नमस्कार, स्वागत है आपका स्कूल पल्स में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक युवा नेता ठाकुर श्रवण बड़याल जी। ठाकुर श्रवण बड़याल जी जो है इलेक्शन कमीशन के आरओ रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी डिफरेंट स्टेट्स में जाके जो है वहाँ पे अपना रोल निभाया हुआ है। श्रवण बड़याल जी 10-12 साल से युवा राजनीति में भी हैं, जो कि इन्होंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाके जो है छात्र चुनाव करवाए हैं। और श्रवण जी खुद जो है निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के जो है वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और अभी श्रवण बड़याल जी अपने गृह क्षेत्र किश्तवाड़ में जो है अपना युवा राजनीति को संभाल रहे हैं। तो श्रवण बड़याल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना स्कूल पल्स में। धन्यवाद। तो श्रवण जी, जानना चाहता हूँ कि जैसे कि हम बात शुरुआत करते हैं एजुकेशन की। जैसे आप युवा नेता हैं तो उससे पहले ही एक जो है एक एजुकेशन पहले सामने आती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जब अभी लॉकडाउन के दौरान, जैसे अभी ये महामारी चल रही है, तो लॉकडाउन के दौरान जो है आपके किश्तवाड़ जोन में जो है वो एजुकेशन किस तरह से जो है आपकी रही है? देखो अरुण जी की अभी जैसे हमारे किश्तवाड़ की अगर आप बात कर रहे हो, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल पे जिनमें आपने मुझे बुलाया, मेरे लिए समय निकाला। तो किश्तवाड़ की अगर एजुकेशन की बात करें, अभी पूरे हिंदुस्तान में मैं देखा परखा जाना, स्कूलों में भी घूमा, कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटीज में गया, मैंने देखा एक चीज़ डिफरेंसेस है जो हमारे बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में आपको एजुकेशन मिलेगी, वो हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर किश्तवाड़ में नहीं है। उसका ये रीज़न, एक तो दूर दराज इलाका है, फारफिलांग इलाका है, कहीं ऐसे स्कूलों में रोड्स नहीं हैं, कहीं टीचर्स नहीं हैं, कहीं स्टाफ नहीं है। तो उनकी वजहों से भी, और साथ में मतलब वैसा इन्वायरमेंट नहीं है, या फिर आप कह सके ये जैसे बिल्डिंग्स नहीं है वहाँ पे, जैसे बाकी स्कूल में अगर जम्मू की बात करें, यहाँ पे भी शहर में जो एजुकेशन क्वालिटीज़ होती है वो गांव एरियाज में नहीं होती है। फिर भी जितनी तरफ से मतलब डिपार्टमेंट की कोशिश रहती है, या एक सामाजिक कार्यकर्ता की रहती है, या वहाँ के जो भी ऑफिसर लोग हैं उनके अपनी तरफ से सब कोशिशें दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जहाँ जितने लेवल की होनी चाहिए वो नहीं है वहाँ पे। आपका कहना है कि जैसे कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो है वो एजुकेशन को जो है वो फर्क पड़ा हुआ है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ में जो है वो बच्चों को उस एजुकेशन का क्या, उसका उनको क्या खामियाजा मतलब उनको भुगतना पड़ रहा है कि इतने देर वो स्कूल्स नहीं गए हैं। वो अपना एक, जैसे हम क्लासरूम में रेगुलर पढ़ते हैं, अपना स्कूल से आते हैं, उसके बाद हम लोग अपना स्टडीज़ करते हैं, उसको समझते हैं, लर्न करते हैं, तो वैसी चीज़ जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई में नहीं रही है। तो वही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ के एरियाज में क्या दिक्कतें ऐसी जो है वहाँ पे बच्चों को जो है वो फेस करनी पड़ रही है? सबसे पहले अभी जो लॉकडाउन की ये सिचुएशन हमारे पूरे कंट्री में हुई है, तो ये हर जगह पे हुई है, उसकी वजह से काफ़ी मतलब लोगों को प्रभाव पड़ा है। तो अभी क्या है कहने में कि अभी जैसे यहाँ पे अभी आप देखोगे जम्मू के अंदर जो स्कूल्स हैं उसी के साथ कनेक्ट हैं, वहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी और बच्चा पढ़ भी रहा है, उनके पास फैसिलिटीज़ भी है। लेकिन जहाँ आप दूर दराज की बात करोगे, ये खासकर किश्तवाड़ की बात नहीं है, आप पुंछ में जाइए, रजौरी में जाइए, किश्तवाड़ में जाइए, डोडा में जाइए, नरवा में जाइए, या फिर कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में जाके देखिए, तो ये हर जगह वही हाल है। तो जब से लॉकडाउन आया हुआ है, तो उससे पहले तो मतलब पहुंच पा रहे थे, कोई टीचर जाके अपनी ड्यूटी देता है, पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ से बच्चे ने बड़े बच्चे जो हैं वो गाँव से केस ऑफिसर भी बने हैं, और अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी वो हैं, कोई किसी राजनीतिक फील्ड में है, कोई अपने प्रोफेशन में बिजनेस में है, या फिर कोई भी किसी भी आप अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन ये लॉकडाउन में एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि वहाँ पे जिस हिसाब से मतलब ये प्रशासन का मतलब यहाँ वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट की गवर्नमेंट है, जिस तरीके से वहाँ करना चाहिए था वो किया नहीं। अभी देखो कि वहाँ पे बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लासेस का तो है नहीं माध्यम, एक तो इंटरनेट की वजह से आप देखोगे जब से हमारा जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ा गया है, तो उसके बाद में जब से उसी से कुछ दिन पहले ही 2G यहाँ पे बंद किया गया, ये 4G बंद किया गया, तो उसके बाद 2G, तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट ना कि रूरल एरिया में पड़ा है बल्कि अर्बन्स में भी आप देखोगे, जो यूनिवर्सिटी के छात्र हो या फिर कोई कम्पिटेटिव क्वालिटी के स्टडी कर रहा है, वो भी इफेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ थी, इंटरनेट की वजह से लोगों को इफेक्ट करना पड़ा, खासकर युवाओं छात्रों को।
और आम जन को तो था ही, बिजनेसमैनों को था ही उनका था, लेकिन मेन जो है अभी ये जो लॉकडाउन में था तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस का था, बाकी पूरे देश के अंदर चली, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर क्या ऐसे रीज़न रहे, क्यों बदल रही, वो उसका जो नुकसान था वो छात्रों को देखने को मिला, और खासकर रूरल एरिया में वहाँ पे तो उसी पे डिपेंडेंट थे वो कि भाई होंगे। अब लोकल जो हैं वो पढ़े लिखे भी होते हैं, घर में लोग उनको पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन जो गांव के लोगों के बच्चे हैं उनमें मुश्किल होता है, तो उनको काफ़ी हो गया, तो वो व्हाट्सएप पे सिलेबस भेज दिया, वहीं से फिर उन्होंने व्हाट्सएप पे आंसर शीट भेज दी। अब बच्चे ने क्या लिखा है क्या पढ़ा वो तो बेहतर जाने डिपार्टमेंट की, तो ये चीज़ें हैं। तो श्रवण की साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई होगी वहाँ पे, लेकिन अभी जो चल रहा है कि स्कूल्स जो हैं जो बच्चों से जो है वो ट्यूशन फी अपना फीस जो है, स्कूल फीस जो है वो उनसे ले रहे हैं। बच्चा तो स्कूल गया नहीं, वहाँ से उनको सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाया गया है, जो एक नेट का रिचार्ज होता है जो एक मिनिमम जितना होता है, लेकिन वो स्कूल्स जो है वो किस आधार पे जो है वो बच्चों से फीस जो है वो बच्चों से मांग रहे हैं। बिल्कुल आपका ये बिल्कुल जायज़ सवाल भी है, और ये चीज़ें मैंने ग्राउंड में भी देखी, क्योंकि हमारा आना जाना रहता है ग्राउंड्स में, लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, तो वो ये हमने ये चीज़ें वहाँ पे भी देखी कि जो स्टूडेंट्स है जी, अब जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है जी। वेल एंड गुड है, वो ले रहा है, उसको टीचर पढ़ा भी रहा, अपना टाइम वो निकाल के पढ़ा भी रहा है, अगर वो उसको फीस लेता है नो डाउट पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, उस पर उनको देनी चाहिए, तो वो काफ़ी स्कूलों में हुई, लेकिन ऐसे भी स्कूल थे जिन्होंने पढ़ाया कुछ नहीं, वो बैठे रहे, कोई ऑनलाइन क्लासेस कुछ नहीं हुई, और प्रेशराइज करके कि जी नहीं जी गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है आप जी दे दो फीस, तो ये चीजें देखने को मिली। तो लेकिन अब जिसने पढ़ाई नहीं की, अब चार्जेस उसी का चीज दिया जाता है ना जब उसको सर्विस मिलती है। अब एजुकेशन तो मेन तो हमारा, अगर हमने देश को, अपने राष्ट्र को, अगर अपने समाज को मजबूत करना है तो उसके लिए हमें शिक्षित करना पड़ेगा, बाकी चीजें मिले ना मिले, प्रियोरिटी हमारी ये होनी चाहिए। अगर हमें देखना है, हमें देश को मजबूत करना है, अपने राज्य को मजबूत करना है, जिले को, पंचायत लेवल पे, किसी भी लेवल तक लेके जाओ, जब तक ना एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देश का युवा अगर पढ़ेगा तो वही देश का निर्माण भी करेगा। जी। अब एजुकेशन के अलावा मैं एक यूथ की बात करूँ, जैसे आप युवा नेता हैं, आपने काफ़ी जगहों में जाके जो है इवन आपने प्रोटेस्ट किए हैं, आपने छात्रों के लिए आपने अपना खूब सारी मेहनत आपने की हुई है, तो आप एक युवा राजनीति के लिए आप क्या करना चाहते हैं, या क्या क्या चीज़ें जो है आप होनी चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, अभी जब हम छात्र जीवन में थे तो हमें भी सौभाग्य मिला छात्र राजनीति से जुड़ने के लिए, तो काफ़ी 10-12 साल हुए मुझे छात्र राजनीति में, अलग अलग प्रदेशों में मौका मिला मुझे काम करने का, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में छात्र चुनाव लड़े भी, लड़वाए भी, संगठन की जिम्मेदारियों को भी पूरा निभाया। तो बहुत मैं मतलब अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मतलब कांग्रेस पार्टी का, जैसे NSUI का एक छात्र संगठन मिला, जिसने मुझे उंगली पकड़ के सिखाया कि पहली पीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं कैसे राजनीति में आगे जाना है। तो अभी हमारा छात्र राजनीति का पहला पड़ाव एक सीढ़ी हमने चढ़ी है, आगे भी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी है, बहुत मुश्किलात हैं हमारे सामने। अभी युवाओं के देखो, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, कोई उनका इनकम सोर्स नहीं। लॉकडाउन ने दूसरे से ऊपर से उनकी कमर तोड़ दी, घरों में चले आ गए, कंपनियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो इसके लिए सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, स्पेशली जो बाकी चीज़ों में होता है, तो कि युवा है तो फिर ये देश है, अगर युवा नहीं है तो देश को चलाना बहुत मुश्किल है, तो उनको एंगेज करके रखना है। जी जी। तो ये चीज़ें हैं। हम अब जो सत्ता में लोग बैठे हैं, ये चीज़ें हम तो सजेशन दे सकते हैं भाई ये चीज़ें होंगी, तो लेकिन उनको भी इन चीज़ों को देखना है कि सबसे पहले हमें यूथ को मतलब वो पढ़ाई करने के बाद में कहीं वो फ्रस्ट्रेशन में न चले जाएं या बाकी चीज़ों में न करें, तो यूथ के लिए उनको दरवाजे खोलने पड़ेंगे रोजगार के। अन्यथा फिर यही इसी युवा ने 2014 के अंदर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, और यही युवा अगर चाहे तो उनको उतार भी सकता है अगर वो काम नहीं करेंगे तो। जी जी। सो श्रवण जी, आप जहाँ तक मुझे आपका है कि आप किश्तवाड़ से जो है वो आप बिलोंग करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ में जो है काफ़ी सारे पावर प्रोजेक्ट जो है वो डूल का प्रोजेक्ट चल रहा है,
अपना और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और साथ साथ में अभी अपकमिंग जो है प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे उन प्रोजेक्ट्स में जो काम चल रहा है उसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताएं। देखो, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये काफ़ी अरसे से ये पाइपलाइंस में थे, इनमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, फिर ये बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ कांग्रेस के टाइम के जो इम्प्लीमेंट किए गए हुए हैं जो प्रोजेक्ट्स उन्हीं का फीता काट रहे हैं। जी। मतलब इतने प्रोजेक्ट ज़रूरी नहीं है पावर प्रोजेक्ट, रोड की बात करूँ, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज की बात करूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ रही, मेडिकल कॉलेजेस रहे, तो वही वो काम पूरा नहीं कर पाता। अपना तो उनका नया कुछ नहीं है। अब आपका कहना है कि किया किसी और ने और क्रेडिट कोई और ले रहा है। जी। तो अपना कुछ चीज़ नहीं दे दो भाई हमने ये चीज़ें की है, सिर्फ इन चीज़ों पे नहीं है कि धर्म के नाम पे राजनीति करनी है या फिर बाकी चीज़ों को लेके लाना है। इन चीज़ों पे करो, मुद्दों पे। विकास की बात की थी आपने, अगर तो विकास इन चीज़ों से होता है। जी। तो आपने बात कही कि किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट अभी 2 दिन रनिंग में हैं और आने वाले भी हैं, आगे हैं। तो मैं खुद अभी 1 साल से किश्तवाड़ में मैं बैठा हूँ, वहाँ पे मैं युवाओं के साथ मेरी बातचीत होती है, मतलब उनकी लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं कि सबसे पहले कि पावर प्रोजेक्ट जो आए हुए हैं लोकल लोगों को वहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। तो इसका एक रीज़न है, मतलब कि अब जैसे कोई कंपनी आई हुई है, कंपनी पहले ही देख रही है कि भाई उनके जो कंटेक्स्ट में पहले लोग होते हैं उन लोगों को फ़ोन करके बुलाया जाता है। लेकिन जब प्रोजेक्ट्स लेने की बात हो, लोगों को ज़मीन लेने की बात हो, तब उनको ये आश्वासन दिया जाता है कि आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, आपका सबसे पहले बच्चा यहाँ पे है उसको लगाया जाएगा। अगर वो पढ़ा लिखा है फिर भी हम उसको स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से ट्रेन करके उसको करें। लेकिन आप ग्राउंड लेवल में आइए, कभी किश्तवाड़ देखिए, वहाँ पे ग्राउंड में कितने बच्चों को, लोकल लोगों को रोजगार मिला और बाहर के लोग कितने हैं। जी। तो अब यही है हमारा, बहुत लोगों की उम्मीद थी, आस थी कि किश्तवाड़ के अंदर पावर प्रोजेक्ट आएंगे तो हमें रोजगार मिलेगा। बल्कि सिर्फ किश्तवाड़ में नहीं, पूरे चिनाब क्षेत्र में जो है, किश्तवाड़, डोडा, भदरवा, उन सब युवाओं की, मतलब अब जाओगे कंपनी में, वो कहते हैं जी रिज्यूम भेज दीजिए आप, तो लोग मेल के थ्रू रिज्यूम भेजते हैं या फिर प्रेजेंटली खुद भी जाके वहाँ पे सबमिट करवाते हैं, उनकी इंटरव्यू दे के भी वो वापस आ जाते हैं। उनका वो जो रिज्यूम होता है वो कूड़े के मतलब डस्टबिन में फेंका होता है। कोई नहीं, बस सीधा कि फलाने का फ़ोन है, मतलब जी वो फलाना जी फ़ोन करेगा, तो मतलब सुपारशी मंत्री जी ने फ़ोन किया, एक्स विधायक ने फ़ोन किया, जी वो जी डोमिनेंट है यहाँ पे, इसमें उनका जी आया तो लगा। वैसे जो मेन है, जिनके घर में रोजगार होना चाहिए, मतलब मेरा ये कहना है कि सबसे पहले आप एक सर्वे करवाइए, जिस घर में रोजगार नहीं है पहली प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए। वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, किसी भी हिस्से का हो, पहले ये चीज होनी चाहिए, फिर जाके बेरोजगारी खत्म होगी। ये थोड़ी ना ऑलरेडी कोई फैमिली सेटअप है उसी का फिर भी लगा रहे हैं, उन्हीं का लगा रहे हैं, क्योंकि पावर उनके रसूख तो उन्हीं के होते हैं। आम आदमी को तो सिर्फ वोट के लिए बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम आपके लिए ये करेंगे। अभी एक्स विधायक जो हमारे वहाँ के रह चुके हैं, उन्होंने बोला था हम 22,000 का आपको रोजगार देंगे। लोगों ने इसलिए उनको वोट दिया था कि भाई अगर पावर प्रोजेक्ट आएगा हमारा रोजगार मिल जाएगा, तो फिर जाके वो, लेकिन सारा उनका जो ये वादे थे वो खोखले निकल रहे हैं। अभी ये प्रोजेक्ट अब खत्म होने वाला भी है, तो ठेकेदार भी वहाँ बाहर के और मुलाजिम भी वहाँ के, और लोकल लोगों को वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे लगाया जा रहा है। जो एक लेबर लॉ जो है हमारा कहता है कि मिनिमम वेजेस कितना है, उतना भी पूरा, मतलब वो चीज़ भी नहीं दी जा रही है। एक ग्रेजुएट पीजी बीएड करके लड़का है, उसको जी 14,000 या 12,000 दिया जाता है, वो भी सिलेक्टेड कोई 50-60 लोग। बाकी जो भी है, मेरा मतलब विरोध उनसे नहीं कि बाहर के लोगों को लाया गया, उनको लगाया गया, लेकिन प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए थी। जब आपको लगता है लोकल में, क्यों वहाँ पे आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, अकाउंटेंट भी मिलेंगे, मतलब साइड इंचार्ज वो भी मिलेंगे, हर एक फील्ड का बच्चा मिलेगा। देखते होंगे किश्तवाड़ में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, फिर भी मतलब ये मतलब दोखलापन जो ये इस्तेमाल कर रही है कंपनी, और ये प्रशासन से मिलकर हब बना दिया किश्तवाड़ एक, उन्होंने बिजनेस का, मतलब युवाओं को इस तरीके से साइड देगा। आने वाले समय युवा देगा चुनाव, अभी उनके अंदर जो आग निकल के आएगी सामने। बिल्कुल। साथ में बात करना चाहूँगा कि अपना जैसे टूरिज्म की बात करूँगा मैं, तो अपना टूरिज्म के बारे में आप मुझे बताएंगे कि किश्तवाड़ में जो है वो टूरिज्म जो है वो कैसे। देखो, हमारा जो किश्तवाड़ बहुत खूबसूरत है, मतलब
कश्मीर के मतलब लोग जो हैं वो कश्मीर को नाम सुनते हैं ज़्यादा कि कश्मीर में ये चीज़ है, तो कश्मीर तो है भगवान ने दिया, लेकिन किश्तवाड़ भी एक उसका जो बॉर्डर है पूरा, हमारी जो ग्राफी टोपोग्राफी है कुछ भी है वो सारा कश्मीर की तरह मिलता है। लेकिन पीछे सरकारों की बातें करूं, प्रेजेंट की, इन लोगों ने हमेशा से किश्तवाड़ को मतलब नजरअंदाज किया है जी। कभी देखा ही नहीं मैंने इसको मतलब टूरिज्म के मैप में जी। नेशनल की बात करें या स्टेट की बात करें, वहाँ के जो बेचारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड है टूरिज्म में, एडवेंचर टूरिज्म में है या बाकी चीज़ों में है, वो लोग उसको प्रमोट कर ले, प्रशासन की तरफ से कोई वहाँ पे मतलब आप जाइए किश्तवाड़ के अंदर, पाडर इतना खूबसूरत इलाका है, मछेर माता का है या फिर लंगारी इस तरह, आप जाइए सर्कल के अंदर इतनी खूबसूरत वादियाँ मिलेगी, मड़वा दक्षिण के अंदर जाइए इतने खूबसूरत वहाँ पे इलाके हैं, मतलब नज़ारा ही अलग है, कश्मीर के लेवल का है, लेकिन वहाँ आज तक मड़वा दक्षिण में रोड तक नहीं गई है। मतलब कहते हैं कि हमारा देश बदल रहा है, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं। वहाँ ग्राउंड में जब देखोगे वो वैसी की वैसी, वो चीजें हैं, कमी है, जिसकी वजह से टूरिज्म आता तो कितने लोगों को रोजगार मिलता। सरकारी नौकरियां निकलती, सरकारी डिपार्टमेंट जो होता है वो काम कर, प्राइवेट लोग काम करते हैं, लेकिन हमेशा इसे उसको नजरअंदाज किया। वहाँ का केसर जो है इतना वर्ल्ड फेमस है, वहाँ का अखरोट है, वहाँ की राजमा दाल है, वहाँ के मक्की है, वहाँ का सेब है, नाशपाती है, इवन के हमारा लोकल कल्चर है, वहाँ का जो लोकल पाडर का कल्चर है, ट्रेडिशनल डांस है, पटियाला का, नागसिनी का है, हर जगह का आपको अलग अलग मिलेगा। लेकिन हमेशा से इसको दरकिनार किया गया है टूरिज्म को, मतलब ज़्यादा मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपके माध्यम से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मतलब ये कहना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ टूरिज्म बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप खुद एक बार आइए वहाँ पे, अभी जब से आप आए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, आपने दौरे नहीं किए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरे प्रदेश के अंदर घूमिए। अब जब जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे वहाँ पे हालात का जायजा लेंगे, फिर आपको पता चलेगा कहाँ कमी है, कहाँ, उस पर काम करिए। हम आपके साथ खड़े हैं, आप युवा आपके साथ उसके साथ खड़ा होगा, काम करेगा जी। तो ये थे हमारे साथ श्रवण बड़याल जी। आज किश्तवाड़ के बारे में बहुत अच्छा कुछ सुनने को मिला, उसकी वहाँ की विशेषताएं क्या क्या हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने आज खुद ऐसे सुन रहा हूँ कि उसको कोई दूसरा जानता नहीं हुआ। टूरिज्म हमने देखा होगा, जैसे बाहर की दुनिया जो लोग हैं हमारे यहाँ पे विजिट करने आते हैं, तो हर कोई बोलता है मुझे कश्मीर जाना है, मुझे वैष्णो देवी जाना है। ऐसा नहीं है कि वो स्पॉट नहीं अच्छे हैं, लेकिन हमने किसी से सुना नहीं कि मुझे किश्तवाड़ जाना है। आपसे सुना कि किश्तवाड़ में ऐसी ऐसी जगहें हैं जो देखने लायक हैं, ब्यूटी हैं। तो बहुत अच्छा लगा श्रवण जी आपसे मिलके। बाकी आपसे राजनीति के बारे में आपसे सुना, आपसे हमने अब क्या करना चाहिए सरकार को, जो श्रवण जी के माध्यम से हमने सुना आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी आपका। जुड़े रहिए स्कूल पल्स के साथ। धन्यवाद।